नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और 500 प्रश्नों के साथ मैं घटना चक्र की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत था। करीबन एक महीने से हम लोग ये प्रश्न उत्तर की सीरीज़ कर रहे हैं और आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि आज मैं लगभग 500 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद टेक्निकल टीम वर्क कर रही है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होंगे उस पर हम लोग आगे चलेंगे और उसे आगे करते रहेंगे। ठीक है, अभी एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि मंथली मैगजीन का जो प्रोग्राम था उसमें मेरे जनवरी के 3 वीडियोज़ आए। ठीक है, हो सकता है कि आज उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाए, जो कि यूपीएससी हिंदी आपका संक्षिप्त की के नाम से कोई मैगजीन पब्लिश होगी। मैं इतनी चीज़ें आपको बताना चाहता हूं कि वीडियोज़ किसी ने नहीं देखे, लेकिन मैगजीन सबको चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अभी वो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो कृपया वीडियोज़ देख लें, क्योंकि कल को जैसे ही वो 1 रुपया भी दाम अगर उसका कभी सेट हुआ आज के साल भर बाद, 6 महीने बाद, जितने दिन बाद भी, तो कोई उसको फिर डाउनलोड नहीं करेगा और तुम लोग पहुंच जाओगे फिर सबके सब लोग वीडियो देखने। तो अभी से वीडियो देख के वो आदत बनाए रखिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो फ्रॉड जो है ऊपर टाइटल लगा करके और अंदर कुछ और बात बोलने चले आते हैं। तो उस तरह से काम यूपीएससी हिंदी कभी नहीं करती। जो चीज़ें ऊपर लिखी होती हैं वही चीज़ें अंदर आपको दी जाती हैं। 500 प्रश्नों की जो सीरीज़ थी, तो 500 प्रश्न दे दिए गए, कुछ बचे हुए हैं तो आपको वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ बहुत साफ साफ बताना चाहता हूँ, कोई भी मेरी वीडियोज़ के नीचे यार पीडीएफ के लिए तो कम से कम कमेंट मत ही किया करो। ठीक है, पीडीएफ लेके क्या करोगे वो अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना। पीडीएफ जिस दिन मिलेगी उसके 20 दिन बाद कभी अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना कि उस पीडीएफ के साथ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो पीडीएफ में पहले भी बताया कि आप गूगल पे डायरेक्टली जाओ, डायरेक्टली डाल दो यूपीएससी मटेरियल्स, आपको पूरी साइट मिलेगी जिस पे इतना सारा पीडीएफ मिलेगा कि तुम डाउनलोड करोगे तो अब तुम्हारा डेटा ही भर जाएगा। मतलब अगर 4 GB 6 GB 8 GB 10 GB का रखे हो तो भर जाएगा सारा। ठीक है, इवन वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप एक बारी गूगल पे सर्च कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि इस इतनी जो अंधाधुंध पीडीएफ वाली दुनिया है उसमें कंसंट्रेट करने की बात यह है, मैंने कई बार कहा कि अगर आप सच में एग्जामिनेशन को लेकर के सीरियस हो, यूपी पीसीएस के सच में आप चाहते हो कि कोई पद आपको मिल जाए, तो पहले उस पद पर आरूढ़ होने जैसा बन जाओ। मतलब उस पद पे क्या आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो पोस्ट, पहले एक एटीट्यूड डेवलप कर लो। आप सोच लो कोई अधिकारी है, ठीक है, तो सबको सपोज करो कि उसकी सैलरी लगने वाली है। ठीक है, सबको कोई एक फॉर्म दिया गया, 17A, B, कुछ भी एक नाम समझ लो, ऐसे ही अमुक कोई फॉर्म दिया गया। ठीक, और वो इसलिए परेशान है कि सर इसकी पीडीएफ दे दो कि जीवन भर मेरे पास सुरक्षित रहेगी और कभी भी मुझे काम होगा तो पीडीएफ मेरे पास पड़ी रहेगी। मतलब ये कितना बेवकूफ़ाना हरकत है कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी है ना, पहले उसको कंज्यूम करना सीखो मेरे भाई। कभी वो शादी वादी में होता नहीं है कि कुछ लोग बैठे होते हैं जिनको खाना परोसा जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने सामने जो परोसा गया उसको खाने की जगह पूड़ी की ओर देखते रहते हैं, या चावल नहीं मिला या रसगुल्ला उनको मिल गया मेरे तक नहीं आया तो बताएंगे कि वहाँ तक उसी लाइन तक रसगुल्ला आया है सर, वो मुझे जो है ख़त्म हो गया था तो चले। मतलब ये क्या हरकत है, वाहियात हरकत है। फिर उसी तरह का अपने आप को समझ लो। कोई पीडीएफ के लिए मेरे वीडियोज़ पे कमेंट ना करे, वीडियोस देखिए। वीडियोस में कोई सुझाव देना है कि सर ये तो बहुत आप तेज़ी से बोल रहे हो, सर इसमें आप क्लियर नहीं हो। जैसे कल एक लोग मुझे कमेंट किए कि सर जो स्कीम आपने बताई है एकलव्य स्कीम, वो एसटी के लिए है। तो फिर मैं उन्हें क्या सोचा कि कमेंट करूं, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब उसको बताया ऑब्जेक्टिव में तो मैंने एससी बोल करके आगे चला गया। मैं जब मैं एक्सप्लेनेशन में आया तो मैंने उसको फिर रिकरेक्ट किया। तो है क्या कि उन्होंने केवल वीडियो तो 50 सेकंड की देखी, तो अब मैं उन्हें क्या समझाने जाऊं बेचारे को कि यार तुम अगर आगे देखते तो शायद कुछ मिलता, या तो है, समझ रहे ना, जिसके हिस्से में या जिसके भाग्य में जितनी चीज़ें लिखी हैं उतनी ही मिलेंगी, और हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो समझिए बात को कि आप 1 मिनट में स्किप करके चले जाओगे कि सर इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, उससे कोई इशू क्रिएट होने वाला मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जिनको देखना है वो 1200-1300 जेन्युइन लोग वो देखते हैं। ठीक है, जिन्हें नहीं देखना है उन्हें मैं ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। ठीक, क्योंकि ये बहुत पढ़ाई करना ना, ये बड़ी सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज़ है। उसके लिए आप किसी से पहले इंस्पायर होते हो। सपोज करो कि गौरव सर को आइडियल मान के आप इंस्पायर हो गए। ठीक, अब इंस्पायर होने के बाद आपको वीडियोज़ किस तरह से कंप्लीट करनी है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक चीज़ और, जिस चीज़ में मज़ा है वो चीज़ आपको सफलता नहीं दिला सकती।
ठीक है। हाँ, वो व्यक्ति का पैशन बने तो वो बात अलग हो जाती है। जैसे किसी को पढ़ाई करने में मजा आ रहा है तो वो डिफरेंट चीज़ हो गई, ठीक है, कि वो तरह तरह की बुक्स पढ़ने में मजा ले रहा है, वो डिफरेंट है, उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन अब किसी व्यक्ति को मजा ये आ रहा है कि वो वाले सर हैं, अब क्या ही किसी सर का नाम लिया जाए जो पूरे लेक्चर में केवल बात करते रहते हैं और एक टॉपिक बता देते हैं कि हाँ सेल्यूकस कैसे मरा, ठीक है। तो भाई साहब आप देख लो यार क्या करना है, मैं तो लेक्चर स्टार्ट करूंगा और ये जो ख़त्म हो जाएगा आज, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आएगी, ऑब्जेक्टिव में भी कोई पीडीएफ नहीं मांगेगा नेक्स्ट जब जो भी आएगा हम लोग का। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि मंथली मैगजीन जो हम लोग की है उस हिसाब से अभी फरवरी का लगभग मटेरियल मैंने तैयार करवा लिया है, लगभग मैंने जितनी चीज़ें छाटनी है छाट ली है। तो एक चीज़ और है कि जब डायरेक्टली बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मटेरियल छांट के पढ़ा रहा हूँ, तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि 5000 फैक्ट आपको पढ़ाने की जगह मैं केवल अगर 500 फैक्ट पढ़ा रहा हूँ तो ये भी तो सोचो कि क्रीम फैक्ट होंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया होगा, तो ध्यान से देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को जनवरी 2024 में आयोजित लोक नीति संवाद सम्मेलन में नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? Which of the following ministries was awarded the first prize in the innovation sandbox presentation at लोक नीति संवाद कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जनवरी 2024? तो मिनिस्ट्री थी पंचायती राज मिनिस्ट्री या पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन और शायद कहीं आया था तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि सैंडबॉक्स प्रस्तुति जो थी, इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति, ये आपका लोक नीति संवाद में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने दिखाया था। तो भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में 3 से 5 जनवरी तक ये कार्यक्रम चला जो कि दूसरा वार्षिक 3 दिवसीय लोक नीति संवाद का सम्मेलन था। क्या था? लोक नीति संवाद का सम्मेलन था, ठीक है। और स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति में पंचायती राज को क्या है? प्रतिष्ठित प्रथम पुरस्कार मिला, ठीक। तो ये भी जानेंगे कि भूमि प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन पहल जो की है उसके लिए इनको मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन का आयोजन किया गया? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज at which of the following place was the 58th conference of director of general of police DGP and inspectors general of police IGP held? ठीक है, तो ये आपका हुआ है जयपुर में, ठीक है। तो जयपुर में डीजीपी और आईजीपी का जो 58वां सम्मेलन है, ठीक है, वो अभी हेल्ड हुआ या हुआ है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में भी सेम वही चीज़ लिखी हुई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह महोदय जो है पहुँचे हुए थे। हुआ कहाँ पर? इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में महानिदेशकों का और पुलिस महानिदेशकों की जो है एक मीटिंग या बैठक हुई। अगला प्रश्न आता है 485वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के 8वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हु अमंग द फॉलोइंग टुक एज ए 8th प्रेसिडेंट? पहला तो ये जानिए कि 8वें प्रेसिडेंट बने हैं, किसके बने हैं? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के, EIB आप जान सकते हो, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के जो है 8वें प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बना है? नाम है नादिया कैल्विनो संता मारिया, ठीक है। तो संता मारिया नाम से भी याद कर सकते हैं या NCS याद कर सकते हो या संता मारिया, NC संता मारिया नाम से आप इनको याद कर सकते हो। क्या बने हैं? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के 1 जनवरी को 8वें प्रेसिडेंट के रूप में सुशोभित हुए हैं, ठीक। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पहला है कि चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला, नाम याद रखेंगे। चेक रिपब्लिक के जो प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला, गांधीनगर में जो वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उसके 10वें संस्करण में ये मुख्य अतिथि थे, ठीक। तो एक चीज़ तो याद रखनी है कि चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको बताना है चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, ठीक है। कैपिटल आपको बतानी है, ठीक है ना, चेक रिपब्लिक की। चलिए उसके बाद दूसरा जो था आपका नादिया गैल्विनो संता मारिया, ये यूरोपीय निवेश बैंक, यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में बने हैं, 8वें अध्यक्ष ये हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वह महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैगजीन में एक सेक्शन जो है
इसके लिए भी मैंने स्पेशल रखा है, जो कि आपको अयोध्या में हुई जो राम मंदिर से रिलेटेड गतिविधियाँ हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कंपनी देख रही थी, तो L&T जो है निर्माण कार्य को देख रही थी। और भी उसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं कि कहाँ से पत्थर आया, कौन भगवान राम की मूर्ति किसने बनाई, वहाँ पर जो मेन आर्किटेक्ट है वो कौन है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कि किस स्टाइल में मंदिर बन रहा है, तो मैगजीन पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हाल ही में चर्चा में रहा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है अयोध्या में। ठीक है, मुझे लगता है कि किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल हवाई अड्डा जो आपका यहाँ पर अयोध्या हवाई अड्डे को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रख दिया है, अयोध्या धाम रखने का प्रस्ताव दे दिया। ठीक, हाल ही में जनवरी 2024 में किसने नई दिल्ली में संविधान सदन में आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम है, पंचायत से पार्लियामेंट तक। इसको स्टार्ट किया आपका या उद्घाटन किया इसका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ठीक है, अभी वर्तमान समय में ओम बिरला फिर से जो है चुने गए हैं और आपको पता है कि उनके लिए चुनाव हुआ है और फिर से वही चुन करके आए हैं, तो ओम बिरला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये प्रश्न जो है आपका क्या हो जाता है, बिटकॉइन प्रश्न हो जाता है कि अगर ये करेक्ट हो जाता है तो समझ लो कि $1 मिलियन क्वेश्चन टाइप का है ये। ठीक है, बहुत सारे ज़बरदस्त जो है माला माल हो जाओगे ये प्रश्न अगर मिल गया। ठीक, तो ये जो स्कीम है आपकी जिसका नाम है आपका फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम चल रहा है किसके लिए चल रहा है, तो जो पंचायती राज हैं, ये जो सिविक बॉडीज़ हैं, यानी कि आप कह सकते हो शहरी निकायों के लिए, इन दोनों के लिए चल रहा है। और इसको जो इनॉग्रेट किया वो आपका लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है, जैसे जनवरी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में संविधान सदन में पंचायती राज संस्थाएं और यहाँ पर आपका नगरीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों के लिए आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम का शुरुआत किया। तो किसके लिए है ये, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक, या प्रतिनिधि हैं, उनके लिए यहाँ पर ये आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एबॉलिश द फ्री मूवमेंट रिजीम। मैंने बताया कि म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम चल रहा था, पहले ही बताया किसी लेक्चर में। तो वहाँ पर इट वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन विच ईयर। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक फ्री मूवमेंट रिजीम था जिसमें एक देश के जो नागरिक हैं आसपास के, वो दूसरे देश में जा सकते हैं, कुछ किलोमीटर की जो है वहाँ पर लिमिट दी हुई थी कि 10-15 किलोमीटर आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और थी कि अगर आपने एक परमानेंट पास बनवा लिया तो कुछ वीक्स के लिए भी वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। जो मैंने मंथली मैगजीन लाई जनवरी की, उसमें ये चीज़ थी। तो पूछ रहा है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी उसके अंतर्गत ही इसको लेकर के आया गया फ्री मूवमेंट रिजीम को। तो कब ये पॉलिसी जो है कब आई FMR की, तो आई 2018 में। वर्ष 2018 में जब हमने देखा कि सार्क या दक्षेश जो था उसमें पाकिस्तान को हम लोग को नेग्लेक्ट करना था। ठीक है, पहले हम लोग उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देके रखे थे, ठीक है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देके रखे थे। लेकिन जब उसकी गतिविधियां कम नहीं हुई और उसने बराबर आपका उरी अटैक और 1-2 जगह पर जब अटैक कर दिया, तो हमने देखा कि इनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखने से कोई मतलब नहीं है, तो इनको पहले तो एक सेटबैक देना जरूरी है। तो हमने फिर आपका फ्री मूवमेंट रिजीम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत करना शुरू कर दिया। हमने का मतलब है कि जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसने। ठीक है, तो यहाँ पर FMR आपको पता चल गया है 16 किलोमीटर तक हम लोग जा सकते हैं बिना वीज़ा के, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 2018 में लागू हुआ था। ये चीज़ देखिए, भारत म्यांमार की सीमा पर रहने वाले, तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उस समय भी, इसको भी मैं बना दे रहा हूँ। FMR से संबंधित प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में जनवरी 2024 में, इंग्लिश में मैं पहले पढ़ता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ सबमिटेड 3 नॉमिनेशंस फ्रॉम इंडिया फॉर वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन, WCA के लिए, वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन के लिए 3 नॉमिनेशन लिया अंडर रामसर कन्वेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर नॉट वन ऑफ देम। तो कौन सी सिटी है जो उनमें से नहीं है। हिंदी में समझिए कि जो भी पर्यावरण मंत्रालय है आपका, उसने रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन, दैट इज WCA, वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन का जो है, इसने क्या लिया, नामांकन प्रस्तुत किया। तो इसमें से कौन सा शहर जो है उन नामों में से नहीं है, उन 3 नामों में से। तो देखिए जो नाम आए वेटलैंड के अंतर्गत, वेटलैंड सिटीज़ के अंतर्गत, उसमें पहला है आपका इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है,
दूसरा है आपका भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का है, और तीसरा है उदयपुर राजस्थान का। तो पॉइंट ये याद रखना है कि इंदौर और भोपाल जो है दो सेम मध्य प्रदेश के ही आते हैं, और तीसरा आपका आता है राजस्थान का। कौन नहीं है? तो कटक उड़ीसा जो है वो यहाँ पर एक शहर नहीं है जिसने अपना नामांकन दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, याद रखेंगे, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि मंथली करंट अफेयर का जो अब लेक्चर आने वाला है वो आएगा फेब मंथ का, यानी कि फरवरी माह का, और फरवरी माह के भी मुझे लगता है कि 2 से 3 लेक्चर आएंगे, फिर थोड़ा सा पॉज लिया जाएगा करीबन 4 से 5 दिन का। तो अपडेट रहने के लिए आप क्या कर सकते हो कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जब भी लेक्चर आती है तो इस पर लेक्चर जरूर पड़ता है, तो जब भी आप देखोगे तो एक बारी आपको लेक्चर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनवाई गई है मंथली करंट अफेयर्स के नाम से, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। यूपीएससी हिंदी की जो वो आपका व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल है उस पर जाना, उसमें प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो आपको बड़ी आसानी से वो चीज़ें मिल जाएंगी। आशा करता हूँ कि आप लोग मंथली करंट अफेयर्स को ज़्यादा प्यार दोगे, क्योंकि अगर आप उसको देखते नहीं हो या फिर व्यूज़ कम होते हैं तो उस तरह से फिर उसको मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। मैं उसमें कोई और चीज़ ला दूंगा जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है। अगर उस पर व्यूज़ ठीक ठाक आते हैं तो फिर वो चीज़ें कंटिन्यू होंगी, नहीं आते हैं तो फिर वो चीज़ें डिसकंटिन्यूअस कर दी जाएंगी। फिर हम वेट करेंगे कि कब अगस्त महीने में, सितंबर महीने के आसपास या अक्टूबर के प्रारंभिक दिनों में, फर्स्ट वीक में कब आई दृष्टि आएगी। फिर आई दृष्टि उस हिसाब से आपको जो चाहिए वही दिया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें देने से आप लोग को अच्छा नहीं लगता। इसी तरह मैंने मैपिंग की 3 कक्षाएँ ली यूपीएससी से पहले, ठीक है। मैंने देखा कि 400 से 500 लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है उसको देखने में, तो हमने वो सीरीज़ ही बंद कर दी कि ज़रूरत ही नहीं है। फिर जब आप लोग को डिमांड नहीं है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट करके अगर 400 व्यूज़ आ रहे हैं और बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए अगर एक आई दृष्टि की बुक खोल के पढ़ा देने से 25,000 व्यूज़ आ जा रहे हैं तो बढ़िया है ना। 25,000 व्यूज़ लिया जाए, क्या करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाएगा, ठीक। जैसे दूध पीने से अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना तो मक्खन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कि मतलब अगर कोई बिना मेहनत किए क्या बोलेंगे उसको, चपरासी की नौकरी पा जा रहा है, तो मेहनत करके उसको क्यों कोई ग्रुप बी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, छोड़ो ना, फिर वही बढ़िया है। आ जाओ, थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे पता है लास्ट लेक्चर है, क्या ही करना है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें गिवन है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर वॉज द स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन सितंबर 2023, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर भी, हालांकि इस पर स्टार लगाया हूँ। सेम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करके देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने यह पहल शुरू किया था। आ जाइए, अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली इन जनवरी हैव बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर और ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो किसने हाल ही में जनवरी 2024 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक या मानव संसाधन नियुक्त हुई हैं? तो ये हैं महिला में इनका क्या नाम है? नाम है इनका रश्मि गोविल। तो लेस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना जान लेना है कि जो पूर्व अधिकारी थी उनका नाम है एनजे कृष्णा, नोएडा में उनकी डेथ हो गई थी 1998 से 2002 के बीच। भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सूचना ब्यूरो की प्रधान सूचना अधिकारी भी हो रही थी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन था इसका। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि द स्पेस एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च्ड अ मिशन नेम ओसिरिस एपेक्स। नाम याद रखिएगा, नाम है ओसिरिस एपेक्स, टू स्टडी द एस्ट्रॉयड एपोफिस। तो एक एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, जिसका नाम है एपोफिस। दोनों नाम याद रखिएगा, मैंने दोनों घेर दे रहा हूँ, ठीक है। और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है जिसने एक ओसिरिस एपेक्स नाम का यान जो है वो लॉन्च किया है। तो जो कंट्री है उसका नाम है जापान, और जापान ने लॉन्च किया है ओसिरिस एपेक्स, किसकी स्टडी करने के लिए? तो क्षुद्र ग्रह एपोफिक्स की स्टडी करने के लिए। अब आप मुझे बताओ कि 2 जो है न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे जापान पर, जापान के 2 शहरों पर, एक है ये, एक है एक है ये, ठीक है। आप मुझे बताओ कि पहले तो इसको फुलफिल करो कि क्या क्या नाम है, दूसरी चीज़ की डेट क्या क्या थी जिस दिन गिरा,
और इसमें एक क्वेश्चन और है जो सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि कौन सा ईंधन यूज़ किया गया था, फ्यूल कौन सा था। मतलब जैसे कई सारा होता है ना, थोरियम था या नेपच्यूनियम था या प्लूटोनियम था या यूरेनियम था, तो पहले में क्या था और दूसरे में क्या था। ठीक है, जिसका भी टॉप कमेंट आएगा इसको इससे रिलेटेड, उसको जब भी मैं नया लेक्चर लेकर के आऊँगा, जो भी मतलब अगर मैं मंथली करंट अफेयर लेके आऊँगा तो उसको जरूर शामिल कर लूँगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न मैंने पूछा है, आप लोग बताइएगा। बाकी याद रखने वाली बात यह है कि ओसिरिस एपेक्स जो है वो एस्ट्रॉयड अपोफिक्स की स्टडी करेगा, लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। सेम वही चीज़ एक्सप्लेनेशन में है, छोड़ देंगे, हम लोग आगे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है शामिल किया गया। 108 स्थानों पर एक साथ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। सेम चीज़ लिखी हुई इंग्लिश में, विच स्टेट वेलकम्ड year 2024 with a remarkable achievement of creating a Guinness World Record for the most number of people doing सूर्य नमस्कार simultaneously at 108 places। तो जगह का नाम क्या हो सकता है? अगर आप लोग देखो तो दो जगह में कंफ्यूज हो सकते हो, एक उत्तर प्रदेश और एक गुजरात। ठीक है, तो एक के अपने चीफ मिनिस्टर हैं और एक के अपने प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जीत चुके हैं। 108 स्थानों पर गुजरात के सूर्य नमस्कार किया गया और नए वर्ष का आगाज किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इसे भी बिटकॉइन प्रश्न में शामिल कर रहा हूँ। हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है आयोजक स्थलों में प्रतिष्ठित मोढेरा का सूर्य मंदिर भी जो है शामिल है। आपको बताना है अरसावल्ली। देखिए तुरंत मैं क्वेश्चन फॉर्म करता हूं, ये नहीं कि सोच के बैठा हूं। अरसावल्ली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसको भी। चलो अगला प्रश्न है कि भारत और अन्य किस देश के साथ हुआ है अभी डेजर्ट साइक्लोन? तो कई बार हम लोग देख चुके डेजर्ट साइक्लोन जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके साथ हुआ? तो भारत और यूएई के साथ जो है डेजर्ट साइक्लोन हुआ है। याद रखेंगे उसको संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे हड़बड़ी में कि आपने यूएसए लगा दिया यूएई के जगह पर, यूएई लगाना है। मैप में जा करके यूएई के लोकेशन देख लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि यूएई सऊदी अरब के अंदर ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बारी जाके यूएई की लोकेशन देख लेना और कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती हैं वो भी चीज़ें देख लीजिएगा। आप काफ़ी छोटा लेक्चर मुझे लगता है होगा आज का, 30 मिनट से भी कम हो सकता है। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन जो है हुआ है। कहाँ हुआ है? तो थार राजस्थान में हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो सर्वोत्तम प्रथाएं सीखना, किसमें? शहरी परिचालन के लिए। अगला प्रश्न आता है कि रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द फर्स्ट फुल फ्लेज सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स जिसका नाम है संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल। ठीक है, तो संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्टार भी लगा रहा हूँ इस पर, जो लगा नहीं ठीक से स्टार भी लगा रहा हूँ इस पर, उसके साथ में मैं इसको एक बिटकॉइन दे रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। इस प्रश्न को पहले भी एक बारी हमने डिस्कस किया है शायद, मुझे जो याद आ रहा है। तो स्थान का नाम है मथुरा। ठीक है, तो मथुरा वह स्थान है जहाँ पर बालिकाओं के लिए पूरी तरह से समर्पित है और सैनिक स्कूल जिसका नाम है संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल, इसकी स्थापना की गई है। एक बारी और बोल दे रहा हूँ कि मथुरा वो स्थान है, ठीक है, जहाँ पर संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल खोला गया है जो कि पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। सेम एक्सप्लेनेशन दिया है कि 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के बगल में, मतलब मथुरा के ही अंदर में आता है, लेकिन वृंदावन जो स्थान है वहाँ पर बालिकाओं के लिए सबसे पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर 870 बालिका विद्यार्थियों का शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब अगर आप वृंदावन जाते हो तो क्या क्या चीज़ें घूमने लायक हैं ये भी बता दे रहा हूँ। वृंदावन एक बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, आप मौसम ठीक ठाक देख के वहाँ पर जा सकते हो, बहुत गर्मी में जाने लायक नहीं है, बट अगर मौसम कुछ अक्टूबर नवंबर के आसपास का है तो मुझे लगता है कि 8.5 अक्टूबर मतलब 15 अक्टूबर के बाद से या अपना एग्ज़ाम देने के बाद से, ठीक है, 2 दिन 3 दिन की 4 दिन की आप मथुरा में ट्रिप वृंदावन में ट्रिप बना सकते हो। मथुरा नहीं, स्पेशली वृंदावन में ट्रिप बना सकते हो। तो सबसे पहला जो यहाँ पर देखने वाला है वो है आपका एक द्वारकाधीश, ठीक है, जो कि मथुरा के साइड में पड़ेगा। दूसरा आप देख सकते हो प्रेम मंदिर, ठीक है। इसके बाद बांके बिहारी, ठीक है, ये
रात में प्रेम मंदिर घूमने जाना, कुछ 7 से 9 बजे के बीच में, बहुत बहुत खूबसूरत, मतलब इतना बढ़िया लगेगा आपको। वृंदावन में रुकना भी, मतलब आप कहीं भी स्टे करते होगे तो आपको थोड़ा बहुत कॉस्टली लगता होगा, लेकिन वृंदावन में रुक के देखो, भक्तमय हो जाओगे, मतलब सच में, मतलब भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक जो, मैं जैसे बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में बहुत रिलीजियसली इतना नहीं एक्सप्लोर या अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं व्यक्त करता, लेकिन आप कभी भी अगर मौका मिले तो वृंदावन जाके देखिए, सच में बहुत बहुत खूबसूरत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 96 एक्सपोसैट से रिलेटेड है, आप लोग इसको उड़ा दोगे क्योंकि कई बार हम लोगों ने देख लिया है इस प्रश्न को। 2 स्टेटमेंट है कि द मिशन रिप्रेजेंट्स इंडियाज डेडिकेटेड साइंटिफिक एफर्ट टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्स रे। देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्स रे फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज। ठीक है, तो जब मैंने आपको एक्सपोसैट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हाँ पोलराइजेशन के लिए ही इसको एक्सपोसैट को भेजा गया है। इसका पूरा नाम है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, कुछ ऐसा ही नाम ही है इसका। तो कॉस्मिक रे का पोलराइजेशन जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज से इसको ये अध्ययन करेगा, यानी कि ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधी भारत का समर्पित मिशन है। ठीक है, किसी भी खगोलीय स्रोत से अगर आपका ब्रह्मांडीय एक्सरे टाइप की आ रही है, मतलब एक्सरेज कहीं से आ रही हैं, एक्सरे किरणें जो कि ध्रुवीकृत होकर के आ रही हैं, तो उसका अध्ययन ये कर लेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है आफ्टर दिस लॉन्च इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सेंड द स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है कि भारत पहला है इस तरह का अध्ययन करने वाला, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। तो केवल ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो किससे भेजा गया? PSLV C58 से एक्सपोसैट को भेजा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ाया गया इसको। मुख्य पेलोड इसके पोलिक्स है और एक्सपेक्ट है। तो देखिए UPSC से जस्ट पहले मैंने कुछ एग्ज़ाम फैक्ट्स करके एक 2 लेक्चर शायद लिए हैं, उसमें एक्सपोसैट को ठीक से मैंने कवर किया है। आपको प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा, हैंड रिटन है तो वो दिख के भी लगेगा कि हाथ से लिखा हुआ है, तो आप लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्विक एग्जाम फैक्ट करके शायद वो प्लेलिस्ट में उसी में अंदर है। फिर कह रहा है कि ब्रह्मांडीय एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करेगा, भारत पहला जो है समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। कह रहा है कि इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल स्रोत भेजशाला दूसरा देश बन गया है। नासा जो है पहला भेजा है IXPE एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर, इसके पहले वो भेज चुका है। ठीक है, आता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के पहले ऐसे नेता बने हैं जिनके निजी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 2 करोड़ है? शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। तो सबको लगभग आंसर पता है। इसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, उनसे अच्छा कोई नेता इस समय पॉपुलर तो नहीं ही है। ठीक है, बाकी हैं लोग, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जगह रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग वहीं कर लेंगे, तो इसको छोड़ के आगे चलते हैं। हाल ही में दिसंबर 2023 निम्नलिखित में से किसे सेबी के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की अपनी मंजूरी दी है? तो BSE का जो है चेयरमैन बनाया गया है। BSE क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अभी जो BSE का बनाया गया है वो सेबी ने बनाया है। आपको बताना है सेबी का फुल फॉर्म, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको बताना है गठन कब हुआ। तो फुल फॉर्म है इसका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बताना है कि गठन कब हुआ सेबी का। ठीक है, और सेबी का काम क्या है ये भी आप लोग को एक बारी बताना है। ठीक है, तो किसको अपॉइंट किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का? तो प्रमोद अग्रवाल को एक्सचेंज जो इसका वो बनाया, अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वीर बाल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र हैं, एक फतेह और एक जोरावर। ठीक है, इनके नाम पर मनाया जाता है। तो एक्चुअली इनकी शहादत हुई थी इस दिन 26 दिसंबर के दिन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का जो है एक निर्णय लिया है। ठीक है, कब से हुआ है? तो प्रकाश पर्व का दिन पड़ता है, उसी दिन घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को हम लोग इस रूप में मनाएंगे। आखिरी प्रश्न आता है। आंखों में आप लोग के आंसू होंगे, मेरे तो नहीं है। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये मेहनत चल रही है और ख़राब लगता है दोस्तों अगर कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, इल कमेंट्स,
और मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप लोग कोई सुझाव दीजिए कि सर इस तरह से करो, या कोई फ़ोटो डाल दीजिए, या इंटरेक्टिव नहीं लग रहा है, या जुड़ाव महसूस करिए। देखिए, जो भी लोग कंटिन्यूअसली क्लासेस देखे होंगे ना 25-26, उनको थोड़ा जुड़ाव हुआ होगा कि हाँ चीज़ें तो सही जा रही हैं, और आपने क्वेश्चन भी पाए होंगे। अगर बीच में कोई एग्ज़ाम दिया हो यूपीएससी का, तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली 4-5-6 क्वेश्चन मिल गए होंगे आराम से। तो कोई भी चीज़ ना आती में नहीं खानी चाहिए, और रेगुलर रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अब कोई बुक लेके बैठे, कोई भी अमुक बुक ले लो, ठीक है, कोई भी। जैसे मेरे सामने एक पड़ी हुई है राजीव अहिर की, ठीक, तो वही ले लो आप। तो ऐसा भी मत कर दो कि 2 ही दिन में ख़त्म कर दूंगा, नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ही परेशान हो, नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, कंटिन्यूअसली अगर रहोगे, ठीक। और जब भी किसी सब्जेक्ट को लेकर कंटिन्यूअस रहो, तो साइड में कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते रहो, क्योंकि मन लगाने के लिए वो ज़रूरी है। वो पॉज होता है कि 4 घंटा राजीव अहिर पढ़ ली, 2-2 घंटा का 2 स्पैन बना के, या 1.5 घंटा का 3, या 1-1 घंटे का 4, ठीक, जैसे भी पढ़ना चाहते हो। तो उसमें बीच में ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ देखते रहो या पढ़ते रहो, जैसे न्यूज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, या मैपिंग पढ़ रहे हो, कुछ भी एक पढ़ते रहो। इसलिए पढ़ते रहो क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा ना कि इतनी ज़्यादा कोई चीज़ जब थ्योरेटिकल होती है तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक। आखिरी प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कहता है कि हिज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे इन इंडिया। तो ये शायद 25 दिसंबर को आई थिंक इनका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ठीक। अगला कह रहा है कि ही वॉज द फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। तो ये तो पॉइंट गलत है, ये नहीं थे पहले, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे जहाँ तक मुझे लगता है। तो पहला जो है गुड गवर्नेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए जी, बिल्कुल सही है। तो 99वां जो जयंती था उस पर सदैव अटल स्मारक की पुष्पांजलि अर्पित किया प्रधानमंत्री जी ने। और सुशासन दिवस के रूप में जो है बर्थ डेट 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ग्वालियर यानी कि ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। देखिए अभी जो है इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाने लगी हैं कि जैसे लास्ट टाइम पूछा कि कबीर कब जन्मे थे, शायद आपके आरोप के एग्ज़ाम में पूछा, ठीक है, कहाँ जन्मे थे, कुछ ऐसा प्रश्न था, या कबीर के ऊपर नहीं था क्या, तुलसीदास के ऊपर, किसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया होता, ठीक। तो इनका जैसे अगर मैंने दे दिया कि ग्वालियर में जन्मे थे, तो ये पॉइंट कम से कम याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के छोटे से गांव में हुआ, ठीक है। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी नेताओं के साथ भाग लिए, जेल गए, लेकिन जनसंघ के जो लीडर हैं वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और वर्ष 1968 में 68 में दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद अटल जी ने जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला, ठीक है। फिर 1977 में भारतीय लोक दल के साथ गठबंधन कर लिया भारतीय जनसंघ ने, और बीजेपी फिर आई, तो आपको बाकी चीज़ें पता ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये पूरी सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो भर भर के कम से कम लाइक तो कर ही दो यार, ठीक है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आज ही मैं टेक्निकल टीम को पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होगे और बारिश से बचा के जो है पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।